डालना चाहिए। एक 2 घंटे के बाद वो खिड़की से देखा था अंदर का। मेरे साथ मीर की उसमें लगी ना मीर के साथ कहते हैं मैं कैसे टाइप करना है तो ऐप डाउनलोड किया मेरे क्या पढ़ रही है आशीर्वाद करुण जी नमस्कार। कैसे मान्यवर कॉलेज प्रणाम। माननीय अरुण कुमार जी से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु डॉक्टर ऋतु कोहली से भी आग्रह है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी के करकमलों से डॉक्टर ऋतु कोहली की पुस्तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या का लोकार्पण यहाँ संपन्न होने वाला है। गुजरात के राज्यपाल माननीय प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और विशिष्ट अतिथि के रूप में संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख माननीय अरुण कुमार जी हैं और नाना जी की स्मृति को जीवंत करने वाला यह संस्थान दीनदयाल शोध संस्थान के सभागार में उपस्थित आप सब समाजधर्मी और अपने अपने क्षेत्रों के अग्रणी महानुभाव यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं पुस्तक संच समर्पित करने के लिए सबसे पहले आग्रह करता हूँ दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन जी को माननीय ओम प्रकाश कोहली जी का स्वागत करें। माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय भोलानाथ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय अरुण जी का स्वागत करने के लिए संस्थान के कार्यकर्ता अंशुमान जी से मैं आग्रह करता हूँ वे आए। और आज के समारोह के केंद्र बिंदु डॉक्टर ऋतु कोहली का स्वागत करेंगे श्री विष्णु मित्तल जी, संस्थान के कार्यकर्ता हैं। पुनः आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन। मित्रों, आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक भारत के उस महान सपूत से हमारा साक्षात्कार कराती है जिन्होंने माँ भारती के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। डॉक्टर मुखर्जी एक शिक्षाविद, दूरदृष्टा, अर्थनीतिज्ञ और राष्ट्रधर्मीय राजनेता। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर यह विचारक पुस्तक लिखी है दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु कोहली ने। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और राजनीतिक विषयों में उनकी विशेष रुचि रहती है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएँ और हमें संबोधित करें। डॉक्टर ऋतु कोहली। पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विद्वजन और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन,
मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय से कुछ क्षण मेरी पुस्तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए निकाले हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के विषय से संबंधित 3 विद्वान मंच पर उपस्थित हैं। इनमें से एक है संपर्क प्रमुख श्री अरुण कुमार जी, जो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रांत प्रचारक भी रह चुके हैं और उन्हें कश्मीर समस्या का बारीकी से अध्ययन भी किया है। दूसरे विद्वान हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिनकी जन्म और कर्मभूमि यही राज्य है। तीसरे हैं गुजरात के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी, जो इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभारी भी रह चुके हैं और इस समस्या में उनका इंटरेस्ट भी है और उससे भलीभांति परिचित भी हैं। मैं अपनी पुस्तक का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष निवेदित कर रही हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहचान एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में है। वह शिक्षाविद थे, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित थे, कुशल सांसद थे, सांप्रदायिक राजनीति से लोहा लेने वाले वीर थे, सिद्धांतों से समझौता न करने वाले अडिग व्यक्ति थे और संविधान वेता और संविधानज्ञ भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना सार्वजनिक जीवन 1930 के दशक में आरंभ किया और 1953 में शेख अब्दुल्ला की कारावास में बलिदान तक सार्वजनिक कार्यकलापों में निरंतर कार्यशील रहे। पहले बंगाल प्रांत और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। एक और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति और दूसरी ओर कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, वह निरंतर उसका विरोध करते रहे। डॉक्टर मुखर्जी देश विभाजन के विरुद्ध थे और अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे। जब कांग्रेस नेतृत्व ने देश के विभाजन का माउंटबेटन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तब डॉक्टर मुखर्जी ने प्रबल जन जागरण कर बंगाल और पंजाब के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान में जाने से बचा लिया। आज़ादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। डॉक्टर मुखर्जी पंडित नेहरू की पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के अधिकारों में रक्षण से संबंधित डुलबुल नीति और कमजोर नीति से बहुत ही दुखी और निराश थे। पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के निष्क्रमण और उत्पीड़न ने डॉक्टर मुखर्जी को उद्वेलित कर दिया। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 1951 में कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में भारतीय जनसंघ नाम के राष्ट्रवादी राजनीतिक दल का गठन किया। भारतीय जनसंघ की स्थापना से पूर्व भी कश्मीर का मुद्दा गरमाया हुआ था। पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला की कश्मीर विषय में अलगाववादी राजनीति को जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। कश्मीरी नेताओं के दबाव में भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान कर दिया गया था। इससे कश्मीर के संबंध में पृथकतावादी मानसिकता को प्रोत्साहन मिला। यही नहीं, कश्मीर के मुद्दे को पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ले गए। परिणामतः कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय भंवर में फंस गया और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को अपनी कूटनीतिक चालें चलने का अवसर मिल गया। डॉक्टर मुखर्जी इस घटनाक्रम को गहराई से देख रहे थे और खिन्न थे। उन्होंने नेहरू की कश्मीर विषयक नीति का डटकर विरोध किया। उन्होंने धारा 370 की समाप्ति और जम्मू कश्मीर राज्य के अन्य राज्यों के समान ही भारतीय संघ में पूर्ण विलय के लिए मांग की और आंदोलन किया। स्वयं पहल कर बिना पासपोर्ट जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश किया, नजरबंद किए गए और अपना बलिदान किया। यद्यपि धारा 370 अभी भी कायम है और जम्मू कश्मीर का लगभग 2/5 भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। घाटी में आतंकवादी तत्व सक्रिय हैं। पाकिस्तान रह रहकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। सीमा पर से घुसपैठ और आतंकी गतिविधियां निरंतर चलती रही हैं। तो भी डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान से 2 सकारात्मक परिणाम निकले हैं। एक, पंडित नेहरू को अंततः शेख अब्दुल्ला की अलगाववादी मानसिकता को समझकर उसे गिरफ्तार करना पड़ा और 2, 1953 के बाद अनेक केंद्रीय कानून धीरे धीरे जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते चले गए। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या में मैंने ऊपर उल्लेख किए संपूर्ण विषय की पड़ताल और विश्लेषण किया है। पुस्तक का फोकस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्वों पर है, विशेष रूप से कश्मीर प्रश्न के संदर्भ में उनके कार्यकलापों और गतिविधियों पर। डॉक्टर मुखर्जी को अपने करीब 1.5 दशक के सार्वजनिक जीवन में 3 शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। 1, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का दमन करने पर उतारू ब्रिटिश सत्ता से। 2, देश के विभाजन की मांग पर अड़ी मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति से। और 3, हिंदू मुस्लिम एकता के मुंह में फंसी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से। डॉक्टर मुखर्जी अखंड और संयुक्त भारत के प्रबल पक्षधर थे। वह व्यवहारिक और यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे।
वे पंडित नेहरू की भावुकता पर भरी अव्यवहारिक नीतियों के विरोधी हैं, विशेष रूप से रक्षा, विदेश नीति और पाकिस्तान के संदर्भ में। मैंने अपनी पुस्तक में डॉक्टर मुखर्जी की बहुआयामी गतिविधियों को समेटने और उनका विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। पुस्तक के प्रथम 9 अध्याय डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित हैं। इन अध्यायों में कश्मीर के प्रश्न पर उनकी संलिप्तता से पहले के जीवन का विवेचन किया गया है। इन अध्यायों में शिक्षा क्षेत्र को डॉक्टर मुखर्जी का अवदान, बंगाल के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी, हिंदू महासभा के माध्यम से किए गए कार्यकलाप, केंद्रीय मंत्री के रूप में भारत के औद्योगिक विकास के लिए किए गए कार्य, पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना का विवेचन किया गया है। इसके बाद के 13 अध्यायों में कश्मीर समस्या का सविस्तार विवेचन किया गया है। पंडित नेहरू और डॉक्टर मुखर्जी के मतभेदों का विवेचन तथा शेख अब्दुल्ला की कुचालों, पंडित नेहरू की शेख के प्रति मुग्धा के दुष्परिणामों, कश्मीर प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की कुचालों, सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर हुई बहसों, धारा 370 के संवैधानिक पहलुओं और डॉक्टर मुखर्जी के कश्मीर को भारत का अभिन्न बनाने के प्रयासों और संघर्षों का विशद विश्लेषण किया गया है। कश्मीर के प्रश्न के संबंध में डॉक्टर मुखर्जी की दृष्टि कितनी तर्कसंगत, यथार्थवादी और व्यवहारिक और सही थी, यह इस बात से सिद्ध हो जाती है जब उनकी मृत्यु के 41 वर्ष बाद भारत की संसद ने 22 फरवरी 1994 को कश्मीर पर जो सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया और उसमें डॉक्टर मुखर्जी की दृष्टि और सोच का प्रतिबिंब मिलता है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पुस्तक पर केवल मेरा नाम लिखा है, जबकि ये पुस्तक एक टीम वर्क का परिणाम है, इसलिए कुछ लोगों का धन्यवाद करना मेरा फर्ज बन जाता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो आत्म प्रेरित होते हैं या स्वयं प्रेरित होते हैं कि वो कुछ काम करें, एक होते हैं जो कि अन्यों के काम को देख के प्रेरित हो जाते हैं कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। मुझे लगता है मैं दोनों ही कैटेगरी में फिट नहीं बैठती, पर फिर भी मुझ पर प्रयास किया गया कि मैं कुछ काम करूं। इसका श्रेय जाता है मेरे मौसा जी स्वर्गीय श्री रुद्रदत्त जी को, जो कि मेरे पीछे पड़े रहे कि मुझे कुछ बौद्धिक कार्य जो है उसको करना चाहिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी मैं उनको नमन करती हूँ और मैं मानती हूँ कि आज वो हमारे साथ होते तो हिंदी के साथ साथ इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी लोकार्पण जो है वो हो रहा है। दूसरा मुख्य प्रश्न उठता है कि ये किस विषय पे काम किया जाए। इसके लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी का धन्यवाद बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंकल ने ना मुझे केवल विषय सुझाया वरन उस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव, उनके विचार और जो उनके पास बहुत ही क्या कहते हैं सामग्री है जो कि कई जगहों पे आपको नहीं मिल पाती है, यानी अच्छी लाइब्रेरी में भी नहीं है, वह सामग्री उन्होंने मुझे दी कि मैं इस पे काम कर पाऊँ। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वर्गीय श्री मधुकर श्याम चतुर्वेदी जी को भी नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस विषय पर मेरी समझ और पकड़ को मजबूत किया है। मेरे पापा श्री ओम प्रकाश कोहली द्वारा, जो कि इसी विचारधारा के समर्थक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मेरे संक्षिप्त से काम को एक विस्तृत रूप दिया, इसलिए मैं उनका भी आभार देती हूँ। एक व्यक्ति जिनके वर्णन में ना करूँ तो शायद मेरी अपनी पहचान भी अधूरी ही रह जाएगी, वह है मेरी माँ श्रीमती अविनाश कोहली। कभी वो स्वस्थ नहीं होती थी, कभी थकी हुई होती थी, फिर भी मेरे जरा से देर हो जाने पर वह सारा खाना बना के रख देती थी कि ताकि मेरे को इस काम में कोई विघ्न ना आए और मैं अपना पूरा समय जो है वह इसी काम के लिए लगा दूं। माता पिता का आभार हो नहीं सकता, वो गर्व का विषय है और मुझे उस पर गर्व है। मेरे संबंधी, मित्र, सहेलियां सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ थी। उनका बार बार कहना था वी मिस यू, इसलिए उन्होंने मुझे ये काम समय पर पूरा करने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए उन सबका भी आभार है। अंत में मैं प्रभात प्रकाशन का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ, विशेष करके प्रभात भैया का, जिनको मैंने बहुत परेशान किया बार बार जा जाके, पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक को छपाने में अपना क्या कहते हैं समय दिया और इसको समय पे लेके आया और एक साकार रूप से। आपने इतना महत्वपूर्ण शोध पर कार्य किया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। डॉक्टर मुखर्जी का अवदान बहुत लोगों को पता नहीं है, पर अब समय आया है कि डॉक्टर मुखर्जी जैसे बलिदानियों का जीवन वृत्त लोग जानेंगे। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय अरुण कुमार जी अखिल भारतीय हितैषी संपर्क प्रमुख हैं। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के प्रांत प्रचारक रहे और इसलिए वहाँ की परिस्थितियों और वहाँ के सरोकारों के बारे में उनका सूक्ष्म अध्ययन और दृष्टि है। उनसे आग्रह करता हूँ कि हमें सब आज के इस
पुस्तक के लोकार्पण समारोह में हम सबके सौभाग्य से मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय मान्यवर श्री ओम प्रकाश जी कोहली, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री, अन्य उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, प्रभात जी, और जिनके कर्तृत्व का प्रतीक ये पुस्तक है, ऐसी बहन बितू कोहली जी, और इस सभागार में उपस्थित विशेषकर अपने संगठन से जुड़े और समाज के अन्य ऐसे वरिष्ठ प्रबुद्ध बंधु एवं बहनों। मैं घुसते ही सब लोगों को देखते हुए पांडे जी से कह रहा था कि बहुत संभल कर बोलना पड़ेगा। बोलने वाले का विश्लेषण करने वाले बहुत सारे लोग आज हैं। वास्तव में ये पुस्तक कोहली जी का आदेश हुआ इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मुझे कल सुबह आना था। विशेषकर इस कार्यक्रम में फिर मैंने इनसे कहा कि आप पुस्तक तो भेजिए, बिना पढ़े तो बोलना अच्छा नहीं है, तो मैंने आते हुए उसको पढ़ा भी। तो वास्तव में इस पुस्तक का ये मैं बहन जी का और जितने भी लोगों ने उनका सहयोग किया, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहता हूँ। औपचारिक नहीं कह रहा, उसका कारण है थोड़ा जम्मू कश्मीर को लेकर सोचने का जो नजरिया है और निष्कर्ष है मेरा अलग प्रकार का है। मेरे से बहुत बार लोग सवाल करते हैं कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की वास्तविक समस्या क्या है? तो मैं हमेशा बताता हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन इन J&K एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेस्ट ऑफ भारत। जम्मू कश्मीर में सूचनाओं का, जानकारियों का विकृतीकरण हुआ है और देश में जानकारियों का अभाव है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर को लेकर ठीक कुछ करना है तो जम्मू कश्मीर को लेकर एकेडमिक काम करने की आवश्यकता है। और एकेडमिक काम करना है तो उसकी एक मूलभूत शर्त यह है कि आपको एलेस्टर लैम नहीं पढ़ना, जोसेफ कॉर्वेल नहीं पढ़ना। जो जम्मू कश्मीर को लेकर प्रारंभ में पढ़ने के लिए कहा जाता है वो सब नहीं पढ़ना। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह पुस्तक वास्तव में जैसा एकेडमिक काम हम सोचते थे वैसा एकेडमिक काम है। दिस इज रिविजिटिंग ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास का एक दोबारा से विजिट किया गया और जो कुछ समाज में तरह तरह की धारणाएं बनी है उनसे हटकर किया गया। 1947 के अंदर देश की आजादी के समय में, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में, पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व कैसे करना है, हाउ टू सर्व द इंटरेस्ट ब्रिटिश एंग्लो इंटरेस्ट, और जो बाद में उसके साथ अमेरिकन ब्लॉक के भी इंटरेस्ट जुड़ गए और उनकी सोच ये थी कि J&K मस्ट गो टू पाकिस्तान, स्टेबल एंड सिक्योर पाकिस्तान दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, एंड फॉर स्टेबल एंड सिक्योर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मस्ट गो टू पाकिस्तान। और इसके लिए सब कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर को लेकर जो कुछ भी एक क्रूप्ड हिस्ट्री है, मैं उसको क्रूप्ड हिस्ट्री कहता हूं, वो ऐसी हिस्ट्री क्रूप की गई है जिसका कोई तथ्य नहीं है। सब किताबें पढ़ लीजिए, हर एक आदमी ये कहेगा एक क्विट कश्मीर मूवमेंट चला, बड़ा जबरदस्त आंदोलन था, मास मूवमेंट था। वो मास मूवमेंट कश्मीर घाटी के 4 जिलों में था, 2 लोगों को गिरफ्तार करके समाप्त हो गया। उसका समर्थन करने के लिए नेहरू जी आए, नेहरू जी को महाराजा हरि सिंह ने गिरफ्तार कर लिया, नेहरू जी नाराज हो गए, आजादी का समय आ गया। आजादी का समय आने के बाद महाराजा अनिर्णय में थे, वो आजाद रहना चाहते थे। देयर वर 3 ऑप्शंस, आइदर टू गो टू पाकिस्तान और इंडिया और रिमेनिंग इंडिपेंडेंस। और महाराजा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करके और हमने विलय किया। और महाराजा के प्रति नेहरू जी के मन में एक विद्वेष था, जिसके कारण से उन्होंने उनको राज्य से निकाल दिया, शेख के हाथ में सत्ता सौंप। वास्तव में ये सब बातें तथ्यों के साथ नहीं। महाराजा ने कभी नेहरू जी को गिरफ्तार नहीं किया, he was never arrested। ये जो सारी स्टोरी है, एक भी दिन वो इंडिपेंडेंट रहना नहीं चाहते थे।
महाराजा के मन में कोई अनिर्णय नहीं था। विलय के लिए वो देश की आजादी से कई महीने पहले तैयार थे। मेयरचंद महाजन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अप्रैल में उन्होंने और अपनी पत्नी को और अपने बेटे को भेजा। विलय का प्रस्ताव नेहरू जी ने स्वयं स्वीकार किया। इस पुस्तक में भी उसका मेंशन किया कि हमको तो विलय से आजादी से पहले ही विलय का प्रस्ताव मिला था। वास्तव में इस पुस्तक ने बहुत सारे प्रश्नों को एक बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया। पहली बार एक पुस्तक में महाराजा हरि सिंह के साथ भी न्याय किया गया। वास्तविक विलय का जो देरी का कारण है उसको भी इंगित किया गया। विलय का कारण और कुछ नहीं था, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द शेख बिफोर एक्सेशन, ये नेहरू जी की एक शर्त थी। उसके कुछ कारण थे, वो अलग बात है, उसमें वो विषय नहीं था। महाराजा एक भी दिन इंडिपेंडेंट रहना नहीं चाहते। 18 से 23 जून तक लॉर्ड माउंटबेटन जम्मू कश्मीर में रहे, इस बात को कन्विंस करने के लिए कि भारत के नेताओं का संदेश लेकर कि आप पाकिस्तान में विलय करेंगे तो आपकी प्रजा के हित में भी रहेगा और भारत के नेताओं को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और भी अनेक प्रकार के प्रयास है। वास्तव में इस पुस्तक के माध्यम से एक प्रकार से रिविजिटिंग ऑफ द हिस्ट्री ये हुआ है। कुछ बातें ऐसी है जो मुझे लगता है कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है। उन बातों को छुआ गया, लेकिन उसकी गहराई में जाने की, हर काम की, हर शोध की एक सीमा रहती है। लेकिन बहुत बखूबी से दिल्ली अकॉर्ड और 1952-53 के विषय को भी स्पर्श नहीं केवल किया, उसको स्पष्ट भी किया गया। यह एक बहुत बड़ी इस पुस्तक की अपने आप के अंदर उपलब्धि। बहुत बड़ी डिबेट देश के अंदर चलती है आर्टिकल 370 को लेकर। आर्टिकल 370 उसका मकसद जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा देना नहीं था। बहुत बड़ा लोगों के मन के अंदर तरह तरह के कंफ्यूजन चलते हैं। वास्तव में 1951 के अंदर ये जो सारा चला, ब्रिटिश यूएस डिजाइन चले, बाद में जब उनके षड्यंत्र विफल हो गए, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में नहीं जा सका, क्या इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर हो सकता है क्या? उस समय शेख उनका पान बना, शेख उनका मोरा बना। उस मोरे को लेकर उन्होंने कुछ खेल खेलने की कोशिश की और अनुच्छेद 370 का संवैधानिक दुरुपयोग करके और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग थलग करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका जो विरोध किया, वास्तव में वो जो पक्ष है वो इस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे ढंग से उभारा गया। जम्मू कश्मीर को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बहुत अच्छी स्पष्टता थी। 4 बातें वो कुल मिलाकर कहते थे। एक, यूएन में जाकर हमको स्पष्ट समझ में आ गया है दुनिया की शक्तियां हमको कुछ देने वाली नहीं है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के प्रश्न को वापस ले लेना चाहिए। दूसरा, जब प्लेबिसाइड की बात आई, जब ये विषय आया था, तो माउंटबेटन ने स्पष्ट कहा कि मैं केवल जनमत संग्रह की बात नहीं कर रहा। मेरा महीना का मकसद स्पष्ट है, जनमत संग्रह भी हो सकता है, मत संग्रह भी हो सकता है। उनने कहा, और यहां तक कि लोगों का चुनाव करा के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी अनुमोदन हो सकता है। दुनिया से हमको कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, हमको इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल प्रोसेस था, ओरिजिनल प्रोसेस फॉर ऑल द स्टेट, कांग्रेस का जो कहना था कि सॉवरेनिटी डज नॉट लाइज इन द रूलर्स, सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल, उसके लिए रेटिफिकेशन ऑफ एक्सेशन हम हर असेंबली में कराएंगे। ये जो असेंबली केवल जम्मू कश्मीर की नहीं बनी, देश के सब राज्यों की बनी थी। कुछ के चुनाव हो गए थे, कुछ की लेजिस्लेटिव असेंबली को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना गया। उन्होंने कहा कि रेटिफिकेशन ऑफ एक्सेशन होगा। हमने कहा हुआ है वो विलय का अनुमोदन कराइए और इस विषय को समाप्त कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, यूएन के प्रश्न को खत्म कर दीजिए। दूसरी बात वो कहा करते थे कि आप अगर कुछ विशेष अधिकार देने की चाहते हैं तो संविधान के साथ नकोल मत कीजिए। आप 2 लोग बैठ के दिल्ली अकॉर्ड करके समझौता करके आप लागू करना चाहते हैं, ये मत करिए, संविधान संशोधन करिए। आप संसद में आइए, डिबेट रखिए, आप चर्चा कीजिए, आप क्यों उनको कुछ देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होना चाहिए, तो डिबेट कीजिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है क्या?
देश के बाकी लोग वहां जाकर बस नहीं सकते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है क्या? आप केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ये सब क्यों करना चाहते हैं? पूरी उस बहस के अंदर डॉक्टर मुखर्जी और उनके जो साथ एनसी चटर्जी और बाकी लोग थे वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, और वास्तव में नेहरू जी वो डिबेट नहीं करना चाहते। और उस सारे समय के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व का पक्ष भी इस ग्रंथ में भी उभर के आता है, और वो जीवन का पक्ष था उनका, वो एक संवैधानिक व्यक्ति थे। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की, पार्लियामेंट में जबरदस्त उनकी डिबेट, लेकिन अपनी ब्रूट मेजोरिटी के द्वारा उन्होंने संविधान संशोधन नहीं किया। नेहरू जी ने केवल एक मोशन ऑफ एक्सेप्टेंस मूव कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा मोशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? दिस इज नॉट अमेंडमेंट, आप ये कैसे कर सकते हैं? बार बार जब उनका उत्तर नहीं है तो रिकॉर्डेड शब्द है नेहरू जी के पार्लियामेंट में, पावर डज नॉट लाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर लाइज इन विशेस ऑफ पीपल, व्हेन दे वांट वी शुड ऑनर। तब उन्होंने संसद में कहा, विद योर ब्रूट मेजोरिटी यू कुड किल द वॉइस ऑफ ट्रुथ, वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गो टू द पीपल। समाज में सीधा नहीं गए, आंदोलन एकदम नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष की जो भूमिका होती है उसके लिए उन्होंने समझाने की कोशिश की, पत्र व्यवहार किया, बातचीत की, बार बार बातचीत का प्रयास किया। उन्होंने कहा एक आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो, शेख अब्दुल्ला को बुला लो, प्रजा परिषद के लोगों को बुला लो, आप भी बैठो, हम भी बैठते हैं, चर्चा करते हैं ना। लोकतंत्र के अंदर बातचीत से सब समाधान निकलते हैं। 8 महीने ये सब प्रयास चलता चला, लेकिन नहीं हुआ। आखिर में फिर वो आंदोलन, उस आंदोलन के मार्ग पर उनको जाना पड़ा, बाद में उनका बलिदान हुआ। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन का जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व का पक्ष था, वो एक बड़े पार्लियामेंटेरियन थे। लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका विश्वास था। लोकतंत्र की मजबूती में सब तथ्यों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए, लेकिन संविधान और संविधान की व्यवस्थाओं का और किसी भी तरह से हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया। वो कहा करते थे, पीओजेके के प्रश्न को समाप्त करो, वहां की विधानसभा रेटिफिकेशन करें, अगर आप कोई अधिकार देना चाहते हैं तो वो अधिकार संसद के द्वारा दिए जाए, संविधान संशोधन करो, और केवल संविधान संशोधन नहीं, वो चौथी बात ये कहा करते थे कि आप ये कहते हैं कि वहां की जनता चाहती है जम्मू और लद्दाख की जनता कश्मीर के साथ नहीं। अगर आप कश्मीर को कुछ देना चाहते हैं, आपने फैसला कर लिया है, तो जम्मू लद्दाख के साथ आप अन्याय क्यों करना चाहते हैं, जब वहां का समाज उसके साथ नहीं है? आप कश्मीर की जनता की भावना की बात करते हैं, जम्मू लद्दाख की क्यों नहीं करते? आप उनकी उपेक्षा क्यों करना चाहते हैं? जम्मू लद्दाख के लोग चाहते हैं कि भारत के पूर्ण संविधान के अंतर्गत हम रहना चाहते हैं, तो आप उनकी भावना का सम्मान क्यों नहीं करते? वास्तव में जम्मू कश्मीर का ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये 4 बातों के साथ है। वास्तव के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उस व्यक्तित्व की सारी चर्चा इस पुस्तक के अंदर हुई है। पुस्तक ये 2 विषयों का समावेश है, डॉक्टर मुखर्जी का वृहद व्यक्तित्व, उनके जीवन का एक हिस्सा ये जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर के साथ उनका संबंध 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं था, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विराट व्यक्तित्व था, उस विराट व्यक्तित्व के प्रकाश में हमको बहुत बातें सोचने और समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से देश उस दिशा में नहीं चला। आज भी इस देश को अगर ठीक दिशा में चलना है तो उनकी वो जो दिशा थी, उस दिशा को हमें याद रखना पड़ता। वार्ताएं चल रही हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश का जब प्रश्न आता था तो वो कहते थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश को आप दुनिया के बाकी देशों की तरह नहीं देख सकते, वो विदेश नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के प्रश्न को भारत उपेक्षा नहीं कर सकता, ये उनका आंतरिक मामला नहीं कह सकता। वो कहते थे भारत की जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, इस 5000 साल की संस्कृति में सिंध और बंगाल के उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का भी उतना ही योगदान है जो आज के भारत का है। ये जो आज का राजनीतिक भारत है,
उन्होंने कहा हमने 1947 में देश की आजादी स्वीकार की थी, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन स्वीकार नहीं किया था। हमने 2 देश बनाए थे, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं कहा हमने। नेहरू जी ने उस समय 47 में देश की आजादी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वहां के अल्पसंख्यक हिंदू जो रहने वाले थे उनको आश्वासन दिया आपके हितों की हम चिंता करेंगे। उन्होंने कहा हम अपनी जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हैं? जिस आजादी को लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें उनका योगदान कम है क्या? ये कृतज्ञता होगी अगर हम उनकी ओर से आंख मूंद लेंगे। वास्तव में उनकी बहुत स्पष्ट नीतियां थी। अगर ये इतनी स्पष्ट नीतियों के साथ देश चला होता तो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। ये जितने भी प्रश्न आज हमारे सामने हैं, जिन प्रश्नों का आज एक जाल सा बिछा हुआ दिखाई देता है, इस जाल को काटकर अगर भेद कर बाहर निकलना है तो सबसे पहले स्पष्ट दिशा और स्पष्ट नीतियां ये हमको बनानी है। और स्पष्ट दिशा और नीतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विराट व्यक्तित्व था, उनकी जो दिशा थी, उस दिशा में से हमको उस नीतियों को बनाने के सूत्र मिले। जम्मू कश्मीर का प्रश्न केवल पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का प्रश्न है। जम्मू कश्मीर का प्रश्न संविधान के साथ जो धोखाधड़ी हुई 1954 के ऑर्डर के माध्यम से, जिसके कारण से आर्टिकल 35 पे पार्लियामेंट की पावर, इन सबको हमने कर्ब कर दिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा उस समय संसद और संसद से बाहर संघर्ष चलाया। अगर डॉक्टर मुखर्जी का शायद बलिदान ना हुआ होता तो 1954 के ऑर्डर के खिलाफ भी देश के अंदर एक बड़ा प्रबल आंदोलन हुआ होता। उसके बाद विपक्ष में उस तरह का कोई नेतृत्व नहीं रहा, इसलिए 54 के ऑर्डर जैसी धोखाधड़ी हो गई। अनुच्छेद 370 के नाम के ऊपर जो सारी व्यवस्थाएं आज दिखाई हमको देती हैं, ये वास्तव में अनुच्छेद 370 का संवैधानिक दुरुपयोग है, जो 14 मई 1954 के ऑर्डर से। आज इस पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर, जहां इस पुस्तक की जो लेखिका हैं, उन्होंने एक बहुत परिश्रम पूर्वक इन सब विषयों को छूने का प्रयास किया। चाहे महाराजा का भूमिका थी, चाहे वो संविधान के साथ जब छेड़छाड़ का प्रश्न खड़ा हुआ, आर्टिकल 35 पे और बाकी सारे विषय खड़े हुए, यूएन का प्रश्न उलझा, उस सारे समय में डॉक्टर मुखर्जी को छूते हुए उस समय के घटनाक्रम को भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हम सबके लिए समेटा। और इसीलिए इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर आज के समय के अंदर जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां के हिंदू और इस देश के अंदर और ऐसे अनेक सारे प्रश्न जिनका समाधान करना, जो इस देश के मानस के प्रश्न है, उस समाधान के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चिंतन, उनका विचार, और उस चिंतन और विचार के प्रकाश में देश के अंदर एक स्पष्ट नीतियों का निर्धारण, ये समय की आवश्यकता है। इसके लिए देश के अंदर एक वातावरण बनाने में इस पुस्तक का योगदान होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर चाहूंगा कि इस पुस्तक में जिन विषयों को छुआ है, इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए देश के बुद्धिजीवी वर्ग को एक बड़ी चर्चा, एक बड़ा संवाद और एक देश के अंदर इन विषयों को आगे ले जाने के लिए कुछ काम और करेंगे तो पुस्तक केवल पुस्तक नहीं रहेगी। आज के समय के अंदर डॉक्टर मुखर्जी के जो स्वप्न थे, उनको पूरा करने के लिए उनका जो कर्तृत्व था, उस कर्तृत्व को पूरा करने में भी एक भूमिका अदा करेगी। इसको लिए इस पुस्तक की लेखिका को धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए, प्रभात प्रकाशन का अभिनंदन करते हुए, और यहाँ आए हुए सब लोग हैं उनसे अनुरोध करते हुए कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, और केवल पढ़ें नहीं, इस पुस्तक को और उसमें से जो सूत्र मिले, उन सूत्रों को आगे ले जाने में भी अपना योगदान दें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय अरुण जी। जिस प्रकार से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, उसको ठीक करने का ये समय आया है। आपने जैसा बताया, बहुत काम करने की आवश्यकता है। आप सब हमें आशीर्वाद देते रहें, ये काम होगा, अवश्य होगा। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सभी एकत्र हुए हैं। मैं चंद अभ्यागतों से आग्रह करता हूँ कि कृपया ऋतु कोहली जी की पुस्तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
लो स्टिल अरे भैया फोन नीचे करो यार अपना अरे स्टिल अरे फोन अरे बीच में आ जाओ, आप ही लोग कर लो, आप ही लोग कर लो, आ जाओ, आ जाओ। स्टील वाले आ जाओ। भाई भाई साहब पीछे भी देख लो, हम भी देख लो। एक फोटो है नहीं जो मधु लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। 4 वर्ष तक आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक प्रचारक रहे। आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए। आप इतिहास के व्याख्याता रहे और विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष भी रहे। 1998 में आप जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव नियुक्त हुए। 2014 में भाजपा को मिली विजय में उनकी अहम भूमिका थी और उसके बाद से आप जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ हमें संबोधित करें। आज के इस शुभ अवसर के ऊपर जबकि हम डॉक्टर रितु कोहली उनकी जो किताब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जम्मू कश्मीर समस्या उसके विमोचन के अवसर पर हमारे लिए सब के लिए सम्मानीय महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुण जी, रितु जी, प्रभात जी और यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी प्रबुद्ध महानुभाव भाई और बहनों, मैं सबसे पहले रितु जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और प्रभात प्रकाशन को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। रितु जी ने जो मेहनत की, जो किताब लिखी है, जिसके बारे में अरुण जी ने उसके ऊपर अपना जो है बात कही है। मैंने किताब तो अभी देखी, लेकिन जो विषय है वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा अरुण जी ने बताया, ये किताब जो है आने वाले समय में इतिहास और आने वाले समय में जो भी राष्ट्रीय प्रक्रिया है उसको एक दिशा देने में इसका जो है योगदान होगा, ऐसा मुझे जो है अरुण जी की बात से पता लगा है और रितु जी ने जो बताया है। जैसा इतिहास जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, नए नए सोर्सेज मिलते हैं, नए नए एविडेंस आते हैं और इतिहास जो है वो अपना रास्ता लेता है। इतिहास में हम ऑब्जेक्टिविटी की भी बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत का इतिहास लिखा गया और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के बारे में जो लिखा गया वो एक बहुत बड़ा डिजाइन था। एक राजनीतिक सोच, जिस सोच ने भारत का विभाजन किया, उस सोच को किस तरीके से आगे अपने तरीके से ढाला जाए, कुछ शक्तियों का इसके लिए पूरा प्रयास रहा। और आप शुरू की जो किताबें पढ़ते हैं हम इतिहास की जम्मू कश्मीर के ऊपर, जिनके टाइटल थे फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर, इस तरीके के जो है टाइटल्स हमें मिलते हैं।
और एक खास तौर की एक लोगों में सोच उनको परिपक्व करने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर जो है पूर्णतः भारत नहीं है, ये अलग है, ये विशेष है। इस प्रकार की सोच जो है आज तक उसको और पुष्ट करने की बात जो है कोशिशें होती हैं, लेकिन पिछले समय से और विशेष तौर पर मैं जो है बधाई देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर को, अरुण जी को और उनकी टीम को, जिस प्रकार से एक जम्मू कश्मीर को विषय को लेते हुए एक फोकस हुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो सचमुच में एक नई दिशा देगा और इतिहास को तथ्यों के आधार पर जो इतिहास होना चाहिए या राजनीति होनी चाहिए उसको जो प्रस्तावित करेगा, इस प्रकार का हमें विश्वास है। 1940 जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आया, 1953 जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब उनको अरेस्ट किया गया, ये ऐसा समय है जिस समय के ऊपर मुझे लगता है कि और अब बहुत अध्ययन करने की जरूरत है। उस समय की 3 लोग थे, मुख्यतः 3 पर्सनालिटीज, मैं जिसको कहूँगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके बारे में अरुण जी ने अभी विस्तार से बताया है, महाराजा हरि सिंह और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नेहरू जी का क्या रोल था ये तो काफी कहा गया है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है और फोकस करने की जरूरत है। ऋतु जी ने इस क्षेत्र जिस एरिया को पकड़ा है इतिहास के, मुझे लगता है कि जैसा अभी स्पष्ट किया गया कि महाराजा हरि सिंह के ऊपर, और हमने देखा जो पाकिस्तान के जहाँ जो सेपरेटिस्ट है उनसे जब बातचीत होती है, ये जेके के लोग जो आते हैं जो आज़ादी के कहते हैं, तो हमें जो वो आर्गूमेंट देते हैं, और वो ये आर्गूमेंट देते हैं क्योंकि महाराजा हरि सिंह भी जो है आज़ादी चाहते थे, वो भी आज़ादी चाहते थे, हम भी आज़ादी चाहते हैं, क्यों नहीं आओ मिलके जो है टैटू में जब कभी जाओ आप, तो इस प्रकार की वो बात करते हैं। तो ये जो एक भ्रांति जिसके बारे में कहा गया, भ्रांति पैदा की गई है कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो आजाद रहना चाहते थे। इस भ्रांति को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। अभी नई, जैसे दयासागर जी हैं वो लिखते रहते हैं, उन्होंने और इस प्रकार से एक नई चर्चा और नए कुछ तथ्य सामने आना शुरू हुए हैं, जिसके कारण जिसके द्वारा अभी ये चीजें थोड़ी ठीक होना शुरू हुई है। लेकिन वो जो सोच है, एक तो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना चाहिए, और जो है काफी जो सोच है कि जो उसको आजाद होना चाहिए, उसको अगर हमने जो है उसको काटना है, उस सोच को जो है उसको करना है, तो इस विषय के ऊपर ये प्रस्तावित करना कि, और 1931 का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो उनका भाषण था महाराजा हरि सिंह का, उससे लेते हुए आगे तक, और जिस प्रकार से कि 15 अगस्त से पहले ऐसा कोई डेडलाइन नहीं थी कि एक्सेशन के लिए, वो कभी भी हो सकता था। अभी तक जो हमारा रेड क्लिफ जो है अवार्ड नहीं आया था, उस समय तक जो गुरदासपुर ये सारा इलाका जो है पाकिस्तान के हुआ था। तो ये जो तथ्य है जिसके कारण, और हमारा रास्ता जम्मू कश्मीर का वो पाकिस्तान से होकर जाता था, हमारा भारत के साथ कोई लिंक नहीं था। इस प्रकार के कई ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत है, और ये जो भ्रांति है इस भ्रांति को ठीक करने की जरूरत है। इससे क्या है कि कई बार क्या होते हैं कि कोई जो अपने आप को जो ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री जो है लिखना चाहते हैं या सोचते हैं, वो भी कई बार इस प्रकार के झांसे में आ जाते हैं। जब ये कहा जाता है नहीं महाराजा हरि सिंह जो थे वो आजाद रहना चाहते थे, इस प्रकार की, तो मुझे लगता है कि ये एक क्षेत्र है जिसके मतलब ये एक एरिया है जिसके ऊपर और फोकस करने की जरूरत है, और नए नए जैसे तथ्य आएंगे जब आएंगे तो उसके में और स्पष्टता होगी, ये तो मैं ये कहूंगा। इसी प्रकार से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसको शेख अब्दुल्ला क्या चाहते थे, उसको भी एक जो इतिहास का जो वेस्टर्न जहाँ इस प्रकार के जो दूसरे जो सूडो सेकुलरिस्ट जो इतिहासकार है इस प्रकार के, ये बार बार प्रस्तावित करना चाहते हैं कि नहीं वो जो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो बिल्कुल राष्ट्रीय थे, भारतीय था, ये वो इस प्रकार की बात कहते हैं। ठीक है, कभी कभी उन्होंने अपनी बातों में कहा एक्सेशन की 1948 में बात की है,
लेकिन शेख अब्दुल्ला को जो है फिर से उसको असेस करने की जरूरत है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1931 में जब ये आंदोलन चला, जिसमें 13 जुलाई को वहां पर जो हुआ, जिसको आज वहां वो मनाते हैं, जो है शहीदी दिन मनाते हैं, उसके बाद 1935 तक ये जो समय है, जिस समय में शेख अब्दुल्ला का झुकाव जो था, या अंग्रेज जो है उसको यूज कर रहे थे अगेंस्ट महाराजा, इस प्रकार से यूज कर रहे थे। और कादियानी जो अहमदियाज थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अहमदियाज के बड़े इन्फ्लुएंस थे, और अहमदियाज जो है प्रो ब्रिटिश थे। 1935 को क्योंकि अंग्रेजों का जो मुख्य उनका जो उनकी रुचि थी, जो उनका इंटरेस्ट था, वो गिलगित में था। गिलगित जो है लीज पर मिल गया 60 साल के लिए 1935 के बाद। उसके बाद क्या है कि शेख अब्दुल्ला को उन्होंने यूज करना, जो उस तरफ उन्होंने पीछे हट गए, तो उसको जो है सपोर्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद शेख अब्दुल्ला का झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ होता है, या नेहरू जी के साथ दोस्ती होती है। एक बात जो बिल्कुल जो है वहां है कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो बिल्कुल एक सल्तनत वहां पर स्थापित हो, इस प्रकार की बात जो है उसके मन में थी, और उन्होंने बहुत सारी बातें की, और ये स्ट्रेटजी के तौर पर जो है कांग्रेस ने उसको यूज किया है, मुझे लगता है स्ट्रेटजी के तौर पर। क्योंकि आप देखिए कि जब झुकाव हुआ और उसका कांग्रेस का, क्योंकि एक तरफ था पाकिस्तान जो 40 के बाद जब मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स थी, पाकिस्तान का रेजोल्यूशन 1940 के बाद आया, वो बेसिकली डोमिनेशन उससे पंजाबी थी, और कश्मीरी जो लीडरशिप थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, वो कभी भी के जो लार्जर जो एक आइडेंटिटी है, इस्लामिक आइडेंटिटी है, जो बेसिकली पंजाबी आइडेंटिटी है, उसमें कश्मीरी आइडेंटिटी को जो है वो असेमिलेट करे, इस प्रकार के उसमें मन में नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि कौन आदमी है, कौन जो है जिसको यूज किया जा सकता है, जिसका सहयोग लिया जा सकता है, कि कांग्रेस लेड बाई जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार की बात जो है हम देखते हैं कि उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का झुकाव उधर होता है। उसी में वो फिर जम्मू कश्मीर पर क्लेम करने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है। उसके बाद आपको ध्यान में होगा जबकि 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने जब ये तय हो गया कि अंग्रेज जो है भारत को छोड़ेंगे, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और साथी वो गए कैबिनेट मिशन में ये रिप्रेजेंटेशन लेके कि जब आपकी पैरामाउंसी खत्म हो जाए तो जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट्स को देनी चाहिए। तो 1948 में चाहे शेख अब्दुल्ला भी एस दौलत की मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें कहा नहीं, उसने जो है एक्सेशन के लिए कहा, बाकी जगह कहा, ठीक है कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटजी के तौर पर ज्यादा कहा है कि उसका मन जो है इंडिपेंडेंट रहने का था। और अल्टीमेटली जो है हम देखते हैं कि 1953 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद के आंदोलन के बाद जब दबाव आया, जो वही जवाहरलाल नेहरू थे जो उसकी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कसम नहीं खाता थे, उन्होंने उसको अरेस्ट करना पड़ा। और बीएम मलिक की जो डीआईबी जो है उसकी जो किताब है, उसने कोई प्रश्न जो उठाए हैं उनका, जब तक जो केस हुआ था कोठी बाग पुलिस स्टेशन में केस था कि पाकिस्तान से कैसे पैसा आता था और किस प्रकार से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और ये सारे लोग थे और वहाँ जो है अमेरिका के साथ कनावेंस किस तरीके से चल रहा था, उसको भी दबा दिया गया, वो फैक्ट्स को दबा दिया गया। और जो है जिसके बाद फिर जो है जो हिस्ट्री राइटिंग है इस तरीके से करना शुरू हो गए। इस प्रकार के नहीं गुड़ी वाला बात होते हुए जो आगे चीजें बढ़ी हैं, इस प्रकार की बात है जिसको मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये भी एक एरिया जिस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर जम्मू कश्मीर में जो समस्या है उस समस्या का अगर हल निकलना है तो ये सारे पर्सनैलिटीज उनका क्या रोल था, किस प्रकार की उनकी सोच थी, उसका मुझे लगता है कि उसको जो है एक उसका मूल्यांकन फिर से जो है रीअसेसमेंट होना बड़ा जरूरी है, ये मैं कहूँगा। एक बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में तो बताएगा, अरुण जी ने विस्तार से बताया है। एक बात जम्मू और लद्दाख को लेके जो किस प्रकार का अरेंजमेंट होना चाहिए, उन्होंने उस तरफ जो अपनी बात कही।
बलाजपुरी एक जम्मू के एक राइटर हुए हैं, वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं नहीं, और कभी कभी हमें भी वो करने के लिए नहीं, आपने एक प्रधान और एक निशान की बात कही, वो ऑटोनॉमी की बात करते थे, और क्योंकि बलाजपुर भी ऑटोनॉमी की बात करते थे, तो किस प्रकार की ऑटोनॉमी थी, क्या था। एक एरिया ये है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि इस पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, या जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, अभी देखिए एक सरकार बनी है, लोग कहते हैं नॉर्थ साउथ का मिलन हुआ है, और सचमुच में पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनी है। कुछ माइंडसेट हैं, उनके कारण शुरू में कुछ जो है समस्या भी आई, लेकिन अभी लगभग ठीक चल रहा है। लेकिन जब केवल ऐसे समय आते हैं जो कि बेसिक चीज है जिसके ऊपर सोचने की बात है, सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जब हम देखते हैं कि जो बाहर की बेटियों के लिए परमानेंट रेजिडेंट का जो विषय आया, उस समय एक पोलराइजेशन हो गया जम्मू और कश्मीर में। ये ठीक है, ये एक अरेंजमेंट बना है, एक जो है एक सिस्टम बना है, हम चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में इंटरेक्शन बढ़ा है, हमारा बातचीत हुई है, कश्मीर तो हमें जानने में वो हो रही है, लद्दाख को भी तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो चीजें आगे बढ़ी हैं। लेकिन जो मौलिक चीजें हैं, मौलिक जो सोच है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि तब हमने देखा कि वर्टिकली डिवीजन हो गया, वर्टिकल डिवीजन हो गया सोच का, पार्टियां अक्रॉस पार्टी लाइंस, पीछे डिलिमिटेशन की बात आती है, जब जम्मू मांगता है तो डिलिमिटेशन होना चाहिए, वर्टिकल डिवीजन हो जाता है। डिलिमिटेशन मतलब अंडर रूल होना है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होना है, और डेमोक्रेसी के लिए है। जब इस प्रकार की बात होती है और उसके बाद वर्टिकल डिवीजन हो जाता है, पार्टी अक्रॉस पार्टी लाइंस। अभी पीछे जैसे अभी पीछे मामला आया था, बीफ का मामला आया था, तो वहां पर लॉ है, कानून है, लेकिन आया वर्टिकल डिवीजन हो गया अक्रॉस पार्टी लाइंस। इसी प्रकार से जो है ये सोचने की बात है कि वहां पर अगर जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, और जब हम जम्मू की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें एक प्रकार की सोच चलना शुरू हो जाती है। तो एक तो मुझे लगता है कि जो वहां के जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हैं, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या रोल था, इसको एक बार इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और दूसरा, आने वाले वक्त के लिए ठीक है, पाकिस्तान से बात चलेगी, कितनी चलेगी, केस क्या निकलेगा, आज हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो इंटरनल डायमेंशन है, अगर इंटरनल डायमेंशन जो है उसको एड्रेस करना है हमें, तो मुझे लगता है कि ये जो सारे पक्ष हैं, लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर में जो है क्या किस प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है, क्या वर्तमान इसी व्यवस्था में चीजें आगे बढ़ सकती हैं, या क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के, क्यों मैं महसूस करता हूं इस वक्त जम्मू कश्मीर एक टर्निंग पॉइंट पर है, और काफी चीजों लोगों का माइंडसेट जो है उसमें लगता है कि बदलाव है, लोग बदलाव चाहते हैं। आज पाकिस्तान, आज इस प्रकार की बात जो है, ठीक है, रेडिकलाइजेशन की बात चल रही है, कुछ रिक्रूटमेंट भी हो रही है, लेकिन आम लोगों में जाए, अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, वहां पर ज्ञान प्रतियोगिता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की, और कश्मीर में 180 जो है स्टूडेंट्स ने, जो कॉलेजेस में बिना सिक्योरिटी कुछ नहीं, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। एक तो संघ के ऊपर प्रश्न था, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बाद में जो है शायद था कि संघ की स्थापना कब हुई आरएसएस की, तो इस पर था तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन और एक किसी प्रिंसिपल को बता रहे थे कि उसने अपने वेबसाइट पे गया, देखा विद्यार्थी परिषद क्या, उसने देखा बैकग्राउंड में तो ये आरएसएस के रिलेटेड इस पर, लेकिन वहाँ 180 नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसे कई प्रकार की गतिविधियां शुरू हुई हैं, कोई फर्क पड़ा है उसमें। आज कश्मीरी भी जो है उसको ये मालूम हो गया है कि पाकिस्तान जो है उसके कंधे पर चढ़ के हम ज्यादा देर तक आगे जा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद जो है फेल्ड स्टेट है। लेकिन आने वाले समय में जो इसका लास्ट लॉन्गिंग
सोल्यूशन क्या हो सकता है जो जम्मू कश्मीर में समस्या है, इसके लिए मुझे लगता है कि फोकस करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या उस समय के जो विचारक हैं, अपने संघ के विचारक हैं, जो बाकी लोग हैं, उनकी जो है सोच तो किस तरीके से उसको दिया जा सकता है, वो हमारे लिए जो है उस लाइन पर हम जो है सोच सकते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त जो है मुझे लगता है थोड़े समय के लिए 2, 4, 5 सालों तक तो मुझे लगता है कोई ना कोई इस तरीके का इंटरेक्शन होने का एक बहुत अच्छा एक माहौल बना है और उसमें पॉजिटिव और एक प्रकार की सभी को इन्वॉल्व करते हुए चर्चा आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि उस समस्या जम्मू कश्मीर में जो समस्या है उसके हल की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी। जो समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढने का काम सरकार का है, समाज का है। इसी विमर्श से कुछ समाधान निकलेगा ऐसी हम आशा करते हैं। जिन्होंने प्रत्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी को देखा है, उनके कर्तृत्व से प्रेरणा ली है, उनके साथ काम किया है, ऐसे हम सबके आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी हमारे मध्य में हैं। वे गुजरात के राज्यपाल तो हैं, पर उससे पहले वे एक शिक्षाविद हैं। राजनीति में खूब सक्रिय रहे, विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे, राज्यसभा के सांसद रहे। मैं आशीर्वचन के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अरुण जी, मान्यवर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, प्रभात जी, सभागार में उपस्थित सभी महानुभावगण, भाइयों और बहनों, वास्तव में डॉक्टर निर्मल सिंह जी के भाषण के बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाना चाहिए था और मैंने प्रभात जी से ये अनुरोध भी किया था कि चूंकि मेरी बेटी की पुस्तक का विमोचन है, इसलिए मुझे वक्ताओं में रखना उचित नहीं होगा। प्रभात जी ने माना भी था और कहा कि हम ऐसा कर देते हैं कि आपका सानिध्य ऐसा हम कर लेते हैं। तो सानिध्य का अर्थ तो होता है पास बैठना। तो अरुण जी के पास और डॉक्टर निर्मल सिंह जी के पास बैठूं, यही मैं समझता था कि मेरी भूमिका होगी। लेकिन ये जो कार्यक्रम छपा हुआ यहाँ रखा है, इसमें लिखा है कि ओम प्रकाश कोहली का उद्बोधन। अब ये मेरे और इनके बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप का परिणाम है। शायद इसका एक कारण ये है कि जब मैंने कहा कि मेरा नाम वक्ताओं में नहीं होगा, तब उन्होंने एक बात कही थी प्रभात जी ने कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जिन लोगों ने उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, ऐसे पुराने लोग तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो आपके रहने का औचित्य है। ऐसी कुछ गोलमोल सी बात उन्होंने कही थी। ये बात ठीक है कि मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक बार रोशनआरा बाग में उनका भाषण सुना था। तो बंगाली रंग में रंगी हुई हिंदी में बड़ा ओजस्वी और प्रेरक भाषण देते थे, ऐसा मैंने सुना था। स्वयं उनका भाषण सुना था। दूसरी बार मैंने उनको चांदनी चौक घंटा घर पर गिरफ्तार होते हुए देखा था। तीसरी बार मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट में कोई उनकी रिहाई के लिए एक वकील थे, शायद डॉक्टर पतंजलि थे, कोई वकील ऐसे पतंजलि थे, कौन थे, उनको केस आगू करते हुए देखा था जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। और चौथी बार जब उनकी मृत्यु की खबर आई तो हम लोग करोल बाग में रहते थे, तो तुरंत स्पॉन्टेनियसली कुछ लोग इकट्ठे होकर अजमल खान रोड पर एक
मोहन स्टोर हुआ करता था, उसके बाहर हमने धरना दिया था। ये चीज़ें, 4 चीज़ें मेरे ध्यान में थी। इससे ज़्यादा डॉक्टर मुखर्जी से कोई बहुत निकट से देखा हो, संबंध आए हो, सो बात नहीं है, लेकिन ये सतही सी चीज़ें ज़रूर डॉक्टर मुखर्जी के संबंध में मुझको ध्यान में आ रही थी। इतिहास में कई बार व्यक्तियों के आग्रह और दुराग्रह के भी बहुत बड़े बड़े दूरगामी परिणाम हुआ करते हैं, और मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का आग्रह और दुराग्रह हमारे इतिहास के जम्मू कश्मीर वाले प्रकरण को उलझाने में रहा है। उनका दुराग्रह तो था महाराजा हरि सिंह, और उनका आग्रह था शेख अब्दुल्ला के। शेख अब्दुल्ला के प्रति उनका अति आग्रह, और महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक दुराग्रह की गांठ, इसने जम्मू कश्मीर के सारे प्रसंग को उलझाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के इस आग्रह दुराग्रह के परिणामों को देखने की बात है। ये एक पहलू है जिसकी ओर ध्यान जाए तो ठीक रहेगा। और जब इस बात की तरफ ध्यान जाएगा तो एक बार इन 2 व्यक्तियों के संबंध में अलग से स्वतंत्र पुस्तक लिखी जानी चाहिए, जिनमें इन दोनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अब तक जो वर्णन हुआ है उससे कुछ भिन्न प्रकार का सही व्यक्तित्व देश के सामने आना चाहिए। महाराजा हरि सिंह राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे या वो सामंती थे और अपने निजी स्वार्थ के कारण से जम्मू कश्मीर राज्य पर अपने को बनाए रखना चाहते थे? क्या प्रेरणाएं थी उनकी? और शेख अब्दुल्ला वो बहुत बड़ा डेमोक्रेट था और सामंतवाद के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ना चाहता था, या वो बुनियादी रूप से हिंदू विरोधी था, इस मानसिकता का था? ये सारे सवाल इन 2 व्यक्तियों के संबंध में एक बार गहराई से अध्ययन की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि नेहरू जी का इनमें से एक के प्रति और एक के खिलाफ आग्रह दुराग्रह ने बहुत शेप दी है। वैसे तो इस विषय के सबसे जो अधिकारी व्यक्ति हैं हमारे बीच में वो अरुण जी हैं, उन्होंने हमारे सामने सबके सामने बात रखी, लेकिन मैं तो एक बातें कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा ज्यादातर हम कश्मीर के संदर्भ में करते हैं, लेकिन कश्मीर के संदर्भ से हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। कश्मीर विषय में उनकी भूमिका का महत्व मैं कम करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उससे हटकर उनकी बहुत भूमिका रही। बंगाल की राजनीति पर मुस्लिम सांप्रदायिकता छाई हुई थी, उसके खिलाफ जिसने एक शूरवीर की तरह लड़ाई लड़ी वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसलिए बंगाल में मुस्लिम सांप्रदायिक मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक इंडिया मूवमेंट हुआ और कांग्रेस का सारा नेतृत्व गिरफ्तार हो गया, तो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें नेतृत्व का वैक्यूम पैदा हो गया था। सारा कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व वो गिरफ्तार हो गया था, तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था इसमें वैक्यूम पैदा हो गया था। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वैक्यूम को कितनी
तत्परता से, कितनी स्फूर्ति से, कितनी व्यावहारिकता से, कितनी सूझबूझ से फिल किया भरा वो जो पीरियड है, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो कार्यकलाप हैं वो अपने आप में एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। एक शून्यता की स्थिति बन गई थी उस समय। उस शून्यता को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भरा, नेतृत्व दिया। ये एक ऐसा पीरियड है छोटा जिसका बहुत गहराई से अध्ययन करके हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन देश के सामने रख सकते हैं। एक बात और है, भारत की राजनीति में आजादी के आंदोलन के दिनों में 3 पार्टियां थीं जो रेलेवेंट पार्टियां मानी जाती थी। एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी और एक हिंदू महासभा थी। बाद में हिंदू महासभा के रेलेवेंट सी हो गई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग रहनी 2 पार्टियां और देश का विभाजन हो गया। कांग्रेस की जो नीति देश की आजादी से पहले चली आ रही थी, उसी को देश की आजादी के बाद भी कांग्रेस ने जारी रखा। ये तुष्टीकरण की नीति थी, ये मुसलमानों को राजी करने की नीति थी, ये पाकिस्तान के प्रति नरमपने की नीति थी, सॉफ्टनेस की नीति थी। इस नीति का मुकाबला अगर करना है तो कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय विकल्प खड़ा होना चाहिए, यह समय की मांग। और भारतीय जनसंघ के रूप में कांग्रेस का एक नेशनल अल्टरनेटिव खड़ा करना, राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करना, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। आज हम को जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन कर रही है, तो उस समय भारतीय जनसंघ का बीज बोया जाना कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में, उसकी महत्ता का शायद आज हमको एहसास नहीं होगा। वो एक और पहलू है जिस पर गहराई से विचार करने की, अध्ययन करने की जरूरत है। हमारे देश में ऐसे दौर आए जब ये लगा कि कुछ पार्टियों को मिलकर एक अलायंस संगठन खड़ा करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार के अलायंस खड़ा करने की आवश्यकता के दौर आया करते हैं। हमारी राजनीति में भी ऐसे दौर आए, लेकिन इन दौरों का अगर हमको मूल ढूंढना है तो वो मूल भी दिखाई पड़ता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब प्रथम लोकसभा में थे, चुनकर आए थे 1952 के चुनाव में, तो जनसंघ के तो केवल 3 लोग चुनकर आए थे और लोकसभा में ये 3 लोग क्या करेंगे? विपक्ष की आवाज को धार देने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय एक गठबंधन लोकसभा में बनाया था और व्यावहारिक रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष के नेता की भूमिका और स्थिति में थे। तो उनका ये जो कार्यकलाप था, एक गठबंधन बनाना कांग्रेस विरोधी दलों का और जवाहरलाल नेहरू को एक प्रभावी प्रतिरोध या विपक्ष की स्थिति पैदा करना, ये एक बहुत बड़ा योगदान है जिसका मुझे लगता है कि एक बार मूल्यांकन होने की जरूरत है। पूर्वी पाकिस्तान का विषय माननीय अरुण जी ने भी कहा, निर्मल सिंह जी ने भी कहा। आखिर को पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को हम अनाथ छोड़ दें? पार्टीशन हुआ था तो ये भरोसा दिया गया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दोनों देश करेंगे अपने अपने यहाँ, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें दगाबाजी, झूठ बोला। उस समय उन हिंदुओं को अपना त्राता और रक्षक कोई दिखाई पड़ा तो वह डॉक्टर मुखर्जी दिखाई पड़े। और डॉक्टर मुखर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं
का जो बड़ी संख्या में निष्क्रमण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, उसके खिलाफ केवल आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट हो रहा था, उस नेहरू लियाकत पैक्ट के खिलाफ उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और इस्तीफा दे दिया नेहरू के मंत्रिमंडल से। उनके व्यक्तित्व का ये रोल, ये भूमिका भी ऐसी है जो अपने आप में स्वतंत्र अध्ययन मानती है। धारा 370 की चर्चा हो गई, मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं माननीय अरुण जी से एक बात कह रहा था। अभी 2 दिन पूर्व मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने बात तो मुझको चुभे इस नाते से कही थी। उन्होंने कहा, अरे भाई आपके पास से तो अब एक मुद्दा छिन गया। क्या मुद्दा छिन गया? धारा 370 का। क्यों छिन गया? एक तो आप लोग वहां पर सरकार में आ गए, और दूसरा ये कि धारा 370 की अब क्या प्रासंगिकता रही है। धारा 370 के रहते हुए ही केंद्रीय कानून एक करके जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए हैं, और ढेरों केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर पर अब लागू हो गए हैं, एक्सटेंड हो गए हैं। तो धारा 370 की आप बड़ी चर्चा किया करते थे, वो तो मुद्दा ही आपसे छिन गया है, ऐसा किसी व्यक्ति ने मुझको कहा। तो धारा 370 का खतरा अभी क्या है, किस रूप में है, उसमें विभाजन के पोटेंशियल मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के अलगाव और पृथकतावाद के पोटेंशियल मौजूद हैं, या वो भूंडा हो गया है। ये एक पहलू है जिसका मुझको लगता है नए संदर्भ में थोड़ा अलग से विचार करने की जरूरत है। चूंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ज्यादा चर्चा कश्मीर के प्रसंग में होती है, इसलिए उनके व्यक्तित्व के कुछ और प्रसंग हैं जिन पर इससे भी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, पर होती नहीं। वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शिक्षाविद का। वो बहुत बड़े शिक्षावेत्ता थे, और जब ऋतु अपना रिसर्च वर्क कर रही थी तो उसको इधर उधर से कुछ सामग्री लाकर देने में मैं भी सहयोग करता था। तो मेरे हाथ एक पुस्तक लगी जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिए गए कुछ दीक्षांत भाषण वगैरह हैं, और उसकी भूमिका डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखी। 2 पैराग्राफ की भूमिका है डॉक्टर राधाकृष्णन की लिखी थी, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिक्षाविद वाले व्यक्तित्व के प्रति एक योगदान मानता हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने उसकी भूमिका लिखी है। आज बंगाल का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। पंजाब का एक हिस्सा हमारे पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये भारत में रह जाएं, इसके लिए माउंटबेटन और माउंटबेटन के साथियों से जितने डायलॉग और जितनी चर्चाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, वो अपने आप में स्वतंत्र अध्ययन का एक विषय है। मैंने आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जिसमें से मैं कश्मीर से थोड़ा ध्यान हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान के और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, इसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। मुझे लगता है कि माननीय अरुण जी ने मेरी बेटी ऋतु की पुस्तक की सराहना में कुछ शब्द बोले हैं, शायद वो अति सराहना है। पर एक बात जरूर है कि यह पुस्तक हमको कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, व्यापक रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के विविध पहलुओं का विस्तार पूर्वक बोध कराती है, जानकारी देती है। इसका जो पहला हिस्सा जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन
कश्मीर आंदोलन में कूदने से पहले तक का है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक ही पुस्तक में वो सारा घटना चक्र आया है। इस दृष्टि से तो ये पुस्तक सराहनीय है, लेकिन एक प्रयास है उसका, जिसको माननीय अरुण जी ने कहा आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से आगे और सुधीजन विद्वान लोग, जहाँ बैठे हुए विद्वान लोग और गहराई से अध्ययन करें, तो वो उनका जो प्रयास होगा वो इस पुस्तक से जुड़ेगा तो एक लगेगा कि अधूरी चीज पूरी हो गई है। पुस्तक में कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी रहेगी। हमारे सामने मान्यवर महेश जी बैठे हैं, उनको मैंने पुस्तक दी तो उनका ध्यान तुरंत एक भूल की तरफ गया। वो भूल उन्होंने ध्यान दिलाई। मैंने प्रभात जी से कहा कि ये बड़ी भूल हो गई है और इस भूल का कारण अगर कोई है तो मैं हूँ, इसलिए इस भूल को छिपाने के लिए इसके ऊपर कुछ चिपका दीजिएगा। पता नहीं उन्होंने चिपकाया है या नहीं चिपकाया, लेकिन वो भूल मेरे कारण से हो गई। आप सब यहाँ पधारे, जहाँ ऋतु पढ़ाती है उस कॉलेज के प्रिंसिपल पधारे, माननीय देवेंद्र जी का जिक्र आया, उनके परिवार के लोग यहाँ हैं। देवेंद्र जी ही वास्तव में इस पुस्तक के लिखने के मूल प्रेरक हैं। उन्होंने ही इसको कहा कि तुम काम करो, उसने काम किया। मैं अरुण जी का बहुत आभारी हूँ कि वो संघ की किसी बैठक के हेतु नागपुर में रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अनुरोध स्वीकार किया और कार्यक्रम बदल कर यहाँ पर आए। निर्मल सिंह जी पर तो मैं अधिकार पूर्वक बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं और वो दोनों विद्यार्थी परिषद में सहकर्मी रहे हैं। प्रभात जी के विषय में एक वाक्य बोलकर अपनी बात पूरी करता हूँ। कभी कभी होता है कि लेखक को ये बड़ी उत्सुकता होती है, उतावलापन होता है कि मेरी पुस्तक प्रकाशित हो, जल्दी हो, अच्छी प्रकाशित। यहाँ तो हमने देखा कि लेखिका से ज्यादा उतावलापन और उत्साह किसी का था तो हमारे प्रभात जी का। बहुत सुंदर पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है, बहुत सुंदर प्रकाशन इसका हुआ है और उनके प्रयासों का, उनके प्रयत्नों का, उनका तो परिवार इस बात के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कोहली जी। आपने जिन बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, डॉक्टर मुखर्जी के विराट व्यक्तित्व को रेखांकित करने के लिए उन सब पर अध्ययन और फिर उस पर लेखन होने के बाद पुस्तक रूप में उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा काम है। इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो यह संभव होगा। मैं दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव आदरणीय अतुल जैन जी से आग्रह करता हूँ वे आए और सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद राष्ट्रगान होगा, तब हम सर्वप्रथम मैं अपने सहयोगी श्री गोपी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे मंचस्थ अतिथियों को अपना साहित्य करेंगे। गोपी जी, प्रभात जी की ओर से ये संस्थान की ओर से आप बैठे। नाना जी के व्यक्तित्व पर लिखी गई पुस्तिका आप सभी अपने घर ही पधारे हैं, इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नाना जी ने ये घर इसीलिए बनाया था कि यहाँ पर राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर कुछ गंभीर सार्थक चर्चा होती रहे। आज इस पुस्तक के विमोचन के बहाने ये सचमुच में बहुत सार्थक रहा आयोजन, और हमारा सौभाग्य है कि हमें सानिध्य मिला माननीय प्रोफेसर कोहली जी का, जिन्हें स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कुछ अपने ऐसे विवरण दिए
और विषय पर भी अच्छा एक व्याख्यान सुनने को मिला। माननीय अरुण जी के अध्ययन, उनके अनुभव, उनकी विद्वता, सबका हमें लाभ प्राप्त हुआ। डॉक्टर निर्मल सिंह जी उस पूरी समस्या से अभी भी साक्षात्कार कर रहे हैं और उसकी समस्या को बहुत कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में हम लोग सुन सके। लेखिका डॉक्टर ऋतु कोहली जी, उन्होंने एक अवसर दिया कि हम जिसे आज तक समस्या ही मान रहे हैं, समस्या है भी, उस विषय को भी रिविजिट कर सकें। और प्रभात जी ने दीनदयाल शोध संस्थान को यह अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को होस्ट कर सकें। आप सभी प्रबोधजन पधारे, आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में आप लोग पधारें, ऐसी हमारी कामना है। और अब हम सब सामूहिक राष्ट्रगान के लिए खड़े अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल